बैनर्जी। मर्डर केसेस को सॉल्व करने में पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगाती है और ज्यादातर मामले कत्ल के ऐसे होते हैं जिन्हें पुलिस सुलझाने में कामयाब हो जाती है। एज अ क्राइम रिपोर्टर मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बहुत कम ऐसे मामले होते हैं जिसमें पुलिस मर्डर केसेस को सुलझा नहीं पाती है। लेकिन क्या पुलिस दूसरे अपराधों को लेकर भी उतनी ही ज्यादा गंभीर है? खासकर ड्रग डीलिंग या सिंडिकेट वाले जो अपराध होते हैं, वाइट कॉलर क्राइम होती है, क्या उसको लेकर पुलिस उतना ही गंभीर है? आज की कहानी को सुनने के बाद, आज के क्राइम इन्वेस्टिगेशन की स्टोरी को सुनने के बाद आपका नजरिया शायद पुलिस वालों के लिए थोड़ा बदल जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं। यह घटना है जून 2022 की और जगह है कर्नाटक का बेंगलुरु। अगले साल यानी 2023 में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने वाले थे, तो ऐसे में वहां की पुलिस जो है वो काफी एक्टिव थी। वो अलग अलग जगह पर चेकिंग कर रही थी। चेकिंग करके जो सैंड माइनिंग करने वाले लोग हैं, नशा की तस्करी करने वाले लोग हैं, इसके अलावा जो इलिसिट लिकर का बिजनेस करते हैं, उन लोगों पर पुलिस लगातार नकेल कसने की कोशिश कर रही थी। और ये पुलिस का एक्टिवनेस जो है वो काफ़ी बढ़ा हुआ था। इसी सिलसिले में 14 जून 2022 को बेंगलुरु की जो सिटी क्राइम ब्रांच है उसके एक ऑफिसर हैं, इंस्पेक्टर मिस्टर महेश प्रसाद। उनको एक खबर मिलती है। उनको जानकारी ये मिली कि बेंगलुरु से कुछ ड्रग डीलर और ड्रग पेडलर बेंगलुरु शहर में आ रहे हैं और वो बेंगलुरु में ही अपने क्लाइंट्स को, अलग अलग लोगों को, खासकर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को वो ड्रग की सप्लाई करने वाले हैं। ये एक बहुत ही क्रूशियल लीड थी और बहुत ही अहम जानकारी थी। ये कैच इसलिए भी बहुत अहम था क्योंकि जो खबर थी उसके मुताबिक जो ड्रग पेडलर्स हैं वो अकेले नहीं बल्कि ग्रुप में ट्रैवल करने वाले थे। और अगर ग्रुप में ट्रैवल करने वाले थे, पुलिस अगर ऐसे लोगों को पकड़ लेती तो आप समझिए कि एक साथ कई ड्रग पेडलर पकड़े जाते और एक बड़े रैकेट का खुलासा हो सकता था। ऐसी संभावना थी। तो जब सिटी क्राइम ब्रांच को ये इंफॉर्मेशन मिली तो इंस्पेक्टर महेश प्रसाद जो है वो पूरी तरह से एक्टिव हो गए और उन्होंने जाल बिछाना शुरू किया कि इस ग्रुप को मुझे पकड़ना ही है। और प्लानिंग के मुताबिक वो शहर के एंट्री पॉइंट्स पर, खासकर जो गाड़ियां बेंगलुरु की तरफ आती है, उन एंट्री पॉइंट्स पर पुलिस ने अपनी चौकसी बढ़ा दी। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पुलिस को जो टिप ऑफ मिली थी, जो जानकारी मिली थी, एग्जैक्टली उसी के मुताबिक एक सुजुकी रिड्स कार शहर की तरफ, बेंगलुरु की तरफ आती हुई दिखी। ऐसी ही कार के बारे में पुलिस को जानकारी मिली थी। पुलिस ने इस कार को रुकवाया और कार में पुलिस को 4 लोग बैठे हुए मिले। इनसे जब पुलिस ने पूछा तो उन्होंने कहा कि सब फैमिली मेंबर हैं, काम से बेंगलुरु जा रहे हैं। लेकिन चूंकि पुलिस को शक था तो पुलिस ने कार को किनारे लगवाया और कार की तलाशी लेने की शुरुआत की। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कार से 6 लाख रुपए का MDMA ड्रग, 6 मोबाइल फोन, 5 ग्लास यानी शीशे के ट्यूब और वेइंग मशीन, छोटा वेइंग मशीन जिसमें ड्रग तौल कर, वजन कर उसको बेचा जाता है, ये सारी चीज़ें उस कार से पुलिस ने रिकवर की। अब जाहिर है जिनके कार से ये चीज़ें रिकवर हुई, धुले तो हो नहीं सकते थे। ये वही ड्रग पेडलर थे जिनकी पुलिस को तलाश थी। और पुलिस ने फाइनली जो 4 लोग उस गाड़ी में बैठे हुए थे, उन 4 को पुलिस ने पकड़ लिया, दबोच लिया। इन 4 लोगों में एक का नाम है मोहम्मद रमीज़, दूसरे का नाम है मोइद्दीन रशीद, तीसरे का नाम है अब्दुल रऊफ और चौथे का नाम है सबीता। इनमें मोहम्मद रमीज़ का ताल्लुक केरल से है जबकि सबीता तमिलनाडु की है। तो 3 मेल मेंबर थे और एक फीमेल थी जो इस गाड़ी में सवार थे। इनसे जब पूछताछ हुई तो एक नया खुलासा हुआ। ये क्लियर हुआ कि ये सारे लोग एक ड्रग सिंडिकेट के लिए काम करते हैं और ड्रग पेडलर्स की तरह जो है ड्रग के धंधे में जुड़े हुए हैं। अलग अलग क्लाइंट्स को, लोगों को ये ड्रग की सप्लाई किया करते हैं। तो जो ड्रग इनके पास से बरामद हुई थी वो एक सिंथेटिक ड्रग है जिसका नाम है मेथाम्फेटामाइन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं MDMA। और ये बहुत खतरनाक ड्रग है और नौजवानों के बीच इस ड्रग का काफ़ी ज़्यादा चलन है। तो जब ये ड्रग बरामद हुई और ये लोग पकड़े गए तो फिर इनसे पुलिस ने पूछताछ शुरू की। अब जब रमीज़ की जन्म कुंडली पुलिस ने खंगालनी शुरू की तो पता चला कि रमीज़ जो है वो पुराना बदमाश है। यानी ड्रग्स के मामले में और इलीगल वेपन, हथियारों की तस्करी के मामले में वो पहले भी गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन हमारे कानून व्यवस्था की विडंबना देखिए कि 6 महीने पहले रमीज़ NDPS जैसे गंभीर मामले में गिरफ्तार होने के बावजूद, यानी नारकोटिक्स ड्रग्स एंड प्रिवेंशन से जुड़ा जो एक्ट है, उस मामले में गिरफ्तार होने के बावजूद उसको जमानत मिल गई थी और वो 6 महीने पहले जमानत पर रिहा हुआ था।
लेकिन 6 महीने बाद वो फिर से पुलिस की जाल में आ फंसा और इस बार उसके पास से लाखों रुपए के ड्रग, मोबाइल फ़ोन और दूसरी जो आपत्तिजनक चीज़ें हैं वो बरामद हुई। मोहिद्दीन, रशीद और अब्दुल रऊफ़ ये भी जो है ड्रग पेडलिंग का काम करते थे और मोहम्मद रमीज़ के साथी थे, एक्विंटेंस थे। लेकिन सविता की कहानी अलग थी। सविता बेसिकली एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थी और उसकी उम्र थी महज 25 साल। अब सवाल यह है कि एक कॉलेज गोइंग लड़की 25 साल की, वो इन ड्रग पेडलर्स के साथ उस कार में क्या कर रही थी और उसकी क्या भूमिका थी आखिरकार इस रैकेट में। तो इसका जवाब यह है कि ये जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, मतलब ड्रग पेडलर हैं, ये खुद भी ड्रग एडिक्ट्स हैं, ये खुद भी ड्रग लेते हैं। लेकिन ये जो सविता है, उसको भी इन्होंने ड्रग की लत लगा दी थी और वो भी एक ड्रग अब्यूज़र थी, ड्रग की विक्टिम भी थी। उसको ड्रग चाहिए होता था, लेकिन ड्रग इतनी आसानी से तो मिलता नहीं है। तो एक बार्टर डील इस लड़की ने, सविता ने, मोहम्मद रमीज़ के साथ की थी और रमीज़ को वो अलग अलग शहरों में, एंट्री पॉइंट्स में पुलिस की नज़रों से बचाकर अंदर ले जाने, अलग अलग ठिकानों तक पहुंचाने में वो मददगार की तरह काम किया करती थी। बदले में सविता को बेचने के लिए भी कुछ ड्रग्स मिल जाते थे और खुद अपने कंजम्पशन के लिए भी मोहम्मद रमीज़ कुछ MDMA जैसी ड्रग दे दिया करता था। अब सविता कोई पुलिस ऑफिसर तो है नहीं, या कोई ऐसी कैरेक्टर भी नहीं है जिसे देखकर पुलिस छोड़ दे। फिर सवाल है कि वो इस ड्रग सिंडिकेट में आखिर कैसे इन ड्रग पेडलर की। तो इसका बड़ा सीधा सा जवाब है, वो ये कि जब भी सविता जैसी कोई लड़की ऐसे 4-5 लोगों के साथ बैठकर कहीं जा रही होती है, तो पुलिस वाले जब रोकते हैं, तो पुलिस जब महिलाओं को या लड़की को पुलिस देखती है तो पुलिस को लगता है कि अरे ये तो फैमिली मेम्बर है। फिर वो एक स्टोरी सुनाते हैं कि मेरी बहन है, हमारा परिवार है, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो लोगों को और खासकर पुलिस वालों को लगता था कि अरे हाँ, ये जेन्युइन मामला होगा, क्योंकि लड़की जब गाड़ी में बैठी हुई है तो पुलिस वाले इतने गंभीर अपराध में सस्पेक्ट ज़्यादा नहीं करते और जाने देते हैं। इसका फ़ायदा जो है ये ड्रग पेडलर उठाते थे और एक तरह से सविता को मोहरे की तरह या शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। और सविता भी जानबूझकर इस रैकेट का हिस्सा बनी हुई थी, खुद भी ड्रग ले रही थी, दूसरे स्टूडेंट्स के बीच में भी ड्रग्स बेच रही थी। लेकिन इस बार इनकी किस्मत खराब थी, क्योंकि पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन था। तो इंस्पेक्टर महेश प्रसाद की टीम ने इन चारों लोगों को दबोच लिया और इनके पास से ये सारी चीज़ें बरामद हो गई। इनके खिलाफ तो मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन अब पुलिस के लिए चैलेंज ये था कि इन लोगों को आखिर वो ड्रग्स की सप्लाई कहाँ से होती है, MDMA ये कहाँ से लेकर आते हैं कि शहर के नौजवानों को और खासकर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को ये बांटते हैं। तो पुलिस ने जब छानबीन शुरू की तो एक किरदार का नाम और सामने आया। इसका नाम है मोहम्मद इम्तियाज़। बेसिकली ये जो इम्तियाज़ था वो उस कार का मालिक था जिस कार में ये सारा का सारा ग्रुप ऑफ ड्रग पेडलर्स ट्रैवल कर रहा था। इम्तियाज़ को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया, उस पर भी इल्ज़ाम लगा कि वो इस ड्रग सिंडिकेट का मेंबर है, उसके खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल हुई, मुकदमा चला। लेकिन एक सवाल अपनी जगह जस का तस था, वो ये कि इन लोगों को MDMA की सप्लाई कौन करता है। अब मोहम्मद रमीज़ से और बाकी लोगों से पुलिस ने पूछताछ शुरू की। पुलिस ने बहुत सख्ती की और ये भी जानने की कोशिश की कि भाई बताओ तुम कहाँ से लेकर आते हो, कौन सा वो आदमी है, हुलिया क्या है, कैसा दिखता है। लेकिन लाख पूछताछ करने के बावजूद और सख्ती से पूछताछ करने के बावजूद इन लोगों ने उस आदमी का नाम नहीं बताया जो आदमी लोगों को ड्रग सप्लाई करता था। वजह क्या हो सकती थी? क्या उस आदमी का इतना खौफ था? नहीं, खौफ से ज़्यादा वजह यह थी कि वो आदमी जो है वो अपने आप में एक ऐसा सीक्रेट कैरेक्टर था, एक ऐसा छलावा था जिसके बारे में ड्रग पेडलिंग करने वाले इन चारों को भी जानकारी नहीं थी। अब सवाल यह है कि ये चारों लोग ड्रग लेते कैसे थे उससे? तो उसके पीछे एक बड़ी ही पेचीदा और कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है। मतलब पेचीदा ही है, कॉम्प्लिकेटेड है। इस आदमी का नाम है, उस आदमी की पहचान तो पुलिस को भी नहीं पता थी और इन लोगों को भी नहीं पता थी, लेकिन नाम जरूर पता था। नाम पता चल गया था पूछताछ करने के क्रम में, तो पता चल गया था कि उसका नाम है लुएल डैनियल जस्टिन बोलो। अब ये लुएल डैनियल जस्टिस बोलो, ये नाम सुनकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका ताल्लुक या तो गोवा से होगा या फिर हो सकता है कि ये कोई फॉरेन नेशनल हो, क्योंकि ये क्रिश्चियन नेम तो है ही, लेकिन थोड़ा यूनिक क्रिश्चियन नेम भी है, काफ़ी बड़ा नाम है। अब पुलिस मोहम्मद रमीज़ से ये पूछ रही थी कि ये लुएल डैनियल जस्टिस बोलो कहाँ मिलेगा, उसकी कोई तस्वीर, उसका कोई फ़ोन नंबर। तो रमीज़ के पास से जितनी भी जानकारी मिली उसमें पता चला कि इसका फ़ोन नंबर तो रमीज़ के पास है, लेकिन जितने भी फ़ोन नंबर पर पुलिस उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रही थी, रडार पर लगा रही थी, वो सारे के सारे सिम कार्ड या फ़ोन नंबर जो है वो डिफंक्ट हो चुके थे। इससे ये बात क्लियर थी कि लुएल डैनियल जस्टिस बोलो ये फ़ोन
का बहुत फ्रीक्वेंटली फ़ोन के सिम कार्ड चेंज किया करता था, यानी अपनी आइडेंटिटी छिपाने के लिए, कंसील करने के लिए ये इस तरह के हथकंडे अपनाया करता था। रमीज से पुलिस ने पूछा कि अच्छा हुलिया कैसे बताओ, तो रमीज ने बताया कि आज तक तो मैंने कभी उसे देखा नहीं, उससे मेरी फ़ोन पर ही बात होती है, उसी का फ़ोन आ जाता है, फिर वो कोई पर्टिकुलर लोकेशन बताता है, कोई एक पॉइंट ऐसा बताता है जहाँ पर वो ड्रग का पैकेट रख देता है और हम सारे लोग वहाँ से ड्रग पिक कर लेते हैं, लेकिन और हम पैसे भी उसके बताए हुए जगह पर छोड़ देते हैं, लेकिन आज तक कभी हमारी उससे आमने सामने मुलाकात नहीं हुई। कहने का मतलब ये है कि ये जो भी आदमी था वो इतना शातिर था कि वो अपना मोबाइल फ़ोन का सिम कार्ड या मोबाइल फ़ोन का हैंडसेट तो लगातार बदलता ही था, अपनी लोकेशन भी बदलता था और अपनी शर्तों पर ड्रग्स का धंधा करता था। जिसको भी वो ड्रग की सप्लाई किया करता था उस आदमी से वो कभी आमने सामने मिलता नहीं था। और यही वजह है कि पुलिस के लिए इस लुएल डैनियल जस्टिस बोलो तक पहुंचना एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो रहा था। लेकिन पुलिस ने यह तय किया कि वो इस बार इस आदमी को गिरफ्तार करके दम लेगी। पुलिस ने अब अपनी पहचान छुपाकर, अपनी आइडेंटिटी छुपाकर अंडर कवर एजेंट की तरह इस ड्रग डीलर को पकड़ने का फैसला किया। इसके बाद पुलिस मोहम्मद रमीज के टच में रहा और मोहम्मद रमीज के साथ आखिरकार एक बार लुएल डैनियल जस्टिस बोलो का कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया, पुलिस हिरासत में रहने के बावजूद। क्योंकि जाहिर है पुलिस उस आदमी को पकड़ना चाहती थी, तो ये जो मोहम्मद रमीज़ का फ़ोन था उस फ़ोन को पुलिस ने खुला रखा था, रमीज़ को अपने आसपास ले रखा होगा या रिमांड पर होगा, जो भी हो। तो उसके नंबर पर जब बोलो का कॉल आया तो रमीज़ के थ्रू पुलिस को बोलो का नंबर पता चला, वो नंबर पता चला जिस नंबर पर इन दिनों बोलो जो है वो एक्टिव था। वो नंबर कब बदल दे कब बंद कर दे इसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। अब जो पुलिस का ऑफिसर था, अंडर कवर एजेंट, उसने जस्टिन बोलो से बात करने की शुरुआत की। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पुलिस ऑफिसर ने एक ड्रग का कस्टमर बनकर, एक स्टूडेंट बनकर कि मुझे भी ड्रग चाहिए, डैनियल जस्टिन बोलो से 3 महीने तक वो लगातार बात करता रहा। इन 3 महीनों में उस पुलिस ऑफिसर ने जस्टिन बोलो का विश्वास जीतने की पूरी कोशिश की और ये तय किया कि वो विश्वास जीतकर जस्टिन बोलो से कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पर या मुकाम पर मिलेगा और आखिरकार उसे पकड़ लेगा, गिरफ्तार करेगा। लेकिन इस काम में बड़ा खतरा था। खतरा जान माल का कम था, बल्कि इस बात का ज़्यादा था कि वो जो ड्रग डीलर था वो इतना शक्की आदमी था कि वो कभी भी पुलिस को चकमा दे सकता था। अगर उसे पता चल जाता कि अंडरकवर एजेंट उससे बात कर रहा है, वो असल में ड्रग का खरीदार नहीं है, तो कभी भी चकमा दे सकता था, गायब हो सकता था। इसीलिए पुलिस जो है उसका विश्वास जीतने के लिए हर वो काम कर रही थी जिसकी पुलिस को दरकार थी। और आखिरकार पुलिस कामयाब हुई और लुएल डैनियल जस्टिन बोलो से पुलिस बात करती रही। बात करते करते एक बार बेंगलुरु में एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जस्टिन बोलो से उस अंडरकवर पुलिस ऑफिसर ने बात करके एक मीटिंग फिक्स किया। उसके पीछे भी वजह ये थी कि ये जो पुलिस ऑफिसर था इसने उसको एक चारा डाला, एक जिसे कहते हैं ना एक जाल फेंका। उसको ये बताया कि वो एक बड़ा कंसाइनमेंट लेना चाहता है, कुछ बहुत सीरियस परचेज़र हैं जो ड्रग खरीदना चाहते हैं और बड़ा कंसाइनमेंट वो लेना चाहता है, तो इसलिए उससे बार आमने सामने मुलाकात करना ज़रूरी है। इतने दिनों से किश्तों में थोड़ा थोड़ा हो सकता है पुलिस वालों ने ड्रग्स भी उसके बताए ठिकानों से प्रोक्योर किया हो, क्योंकि उस आदमी को पकड़ना था। तो आखिरकार एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लुएल डैनियल जस्टिन बोलो इस अंडरकवर पुलिस ऑफिसर से मिलने के लिए तैयार हुआ। और सच तो यह है कि इस ऑफिसर का कमाल यह है कि इतने ड्रग पेडलर जो है उस आदमी से अब तक मिल नहीं पाए, लेकिन इस पुलिस ऑफिसर ने उसका विश्वास ऐसे जीता कि वो मिलने के लिए तैयार हो गया। और एग्जैक्टली जो जून के महीने में 4 लोग गिरफ्तार हुए थे, उसके 3 महीने बाद 20 सितंबर 2022 को पुलिस जो है इस आदमी को पकड़ने में कामयाब हो गई। ये एक फॉरेन नेशनल है जो वहीं बेंगलुरु में और मंगलुरु में, इन दोनों शहरों के बीच में ट्रैवल करता था और मेथाम्फेटामाइन जो है वो प्रोड्यूस करके सिंथेटिक ड्रग वो इनको अलग अलग लोगों को बेचा करता था। ऐसे कई मामले